नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को दूरसंचार उपकरणों के डिजाइन और उत्पादन का वैश्विक केंद्र बनाने का आह्वान किया। किसान संगठनों के भारत बंद के मद्देनजर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष की आलोचना को पाखंड बताते हुए कहा कि वह किसानों के बीच भ्रम फैला रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, भारत कोविड के टीके को विकसित करने में सबसे आगे है। देश में कोविड से ठीक होने वालों की दर 94.59% हुई और क्रिकेट में सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के साथ तीसरे और अंतिम T20 मैच में भारत का टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला। दोपहर समाचार में आनंद श्रीवास्तव के साथ मैं निखिल कुमार। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश की डिजिटल क्षमता अपार है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान मोबाइल प्रौद्योगिकी के माध्यम से समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को सहायता प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि भारत मोबाइल तकनीक की मदद से दुनिया का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण अभियान शुरू करेगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के चौथे संस्करण को आज संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि मोबाइल तकनीक की मदद से लाखों भारतीयों को करोड़ों डॉलर का लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि इस तकनीक की मदद से करोड़ों नकदी रहित लेन देन संभव हुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने भारत को दूरसंचार उपकरणों के डिजाइन और उत्पादन का वैश्विक केंद्र बनाने का आह्वान किया। उन्होंने 5G प्रणाली को समयबद्ध तरीके से हासिल करने के लिए सभी से मिलकर काम करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने मोबाइल फोन के उत्पादन में बड़ी सफलता हासिल की है और देश इसके एक मुख्य केंद्र के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना से दूरसंचार क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार अगले 3 वर्षों में हर गांव में हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिकल केबल कनेक्टिविटी प्रदान करने की दिशा में काम कर रही है। We have achieved much success in mobile manufacturing in India. India is emerging as one of the most preferred destinations for mobile manufacturing. We have also come up with a production-linked incentive scheme to promote telecom equipment manufacturing in India. Let us work together to make India a global hub for telecom equipment design, development and manufacturing. We are embarking on a plan to ensure that over the next 3 years, every village will have high-speed fiber optic connectivity. We have already linked up the Andaman and Nicobar Island with fiber optic cable. मोबाइल और इंटरनेट संपर्क के क्षेत्र में प्रगति की सराहना करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश में इस समय 1 अरब से अधिक मोबाइल फोन और 75 करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं। उन्होंने कहा कि कुल इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में से आधे पिछले 4 वर्षों के दौरान ही जुड़े हैं। Today, we have over 750 million internet users. The scale and speed of internet penetration can be seen by the following facts. Half of the total internet users in India were added in the last 4 years. Half of the total internet users are in our rural areas. Our digital size and our digital appetite are unprecedented. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की डिजिटल संभावनाएं असीमित हैं और हमें इस बारे में योजना बनानी होगी कि हम आगामी प्रौद्योगिकी क्रांति का कैसे बेहतर इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य देखभाल, बेहतर शिक्षा और किसानों तथा छोटे व्यवसायियों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराना कुछ ऐसे लक्ष्य हैं जिन्हें डिजिटल तकनीक की मदद से हासिल किया जा सकता है। It is important to think and plan how do we improve lives with the upcoming technology revolution. Better healthcare, better education, better information and opportunities for our farmers, better market access for small business are some of the goals we can work towards. Friends, it is due to your innovation and efforts that the world was functional despite the pandemic.
प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की कनेक्टिविटी में तेजी से सुधार हो रहा है और इसने हाल ही में गति पकड़ी है। उन्होंने कहा कि युवा वैज्ञानिक ऐसे कई उत्पादों पर काम कर रहे हैं जिनमें वैश्विक स्तर पर हासिल किया जा सकता है। उन्होंने 5G प्रौद्योगिकी को समय पर हासिल करने के लिए सबसे मिलकर काम करने का आग्रह किया। इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि कोविड महामारी के चुनौतीपूर्ण समय के दौरान डिजिटल तकनीक और वर्चुअल संचार साधनों ने अपना महत्व साबित किया है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 को आज अपने वर्चुअल संबोधन में श्री प्रसाद ने कहा कि देश की सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी गांवों को अगले 1000 दिनों में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी के साथ जोड़ दिया जाएगा। मोबाइल उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का उल्लेख करते हुए श्री प्रसाद ने कहा कि इसने न सिर्फ वैश्विक निवेश को आकर्षित किया बल्कि नौकरी के लाखों अवसर भी उपलब्ध कराए। उन्होंने मोबाइल निर्माताओं से देश में उपलब्ध क्षमताओं का पता लगाने का अनुरोध किया और कहा कि वे निर्यात पर भी ध्यान दें। उन्होंने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा एनालिटिक्स सहित डिजिटल प्रौद्योगिकी की भारत में बड़ी संभावनाएं हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। सटीक, विश्वसनीय और समाचारों की विस्तृत जानकारी के लिए सुने हमारे आधे घंटे के समाचार बुलेटिन AIR News 24x7 और FM Gold पर प्रतिदिन सुबह 8 बजे, दोपहर 2:30 बजे और सायं 8 बजे हिंदी में और अंग्रेजी में सुबह 8:30 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 8:30 बजे। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए। एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये आकाशवाणी है। किसान संगठनों के भारत बंद के दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। ये संगठन नए कृषि कानूनों के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर सवेरे 11 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक राष्ट्रव्यापी बंद कर रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत बंद का समर्थन करने के लिए विपक्षी दलों की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल इन कानूनों को लेकर किसानों के बीच भ्रम फैला रहे हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है। विपक्षी दलों का पाखंड है, वो लोकतंत्र में पराजित हुए हैं और पराजित होने के बाद कहीं भी अवसर मिलता है तो उनको लगता है यही हमारा मौका है तो उसका लाभ उठाए, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। अरे खुद शरद पवार ने एपीएमसी कानून यूपीए के कृषि मंत्री के तहत मॉडल कानून तैयार किया और सभी राज्यों को दिया। सभी राज्यों में से 10 राज्यों ने उसको स्वीकार भी किया, तब अच्छा था एपीएमसी का मॉडल कानून। और आज अगर हम करते हैं तो बुरा है, ऐसा कैसा होगा। श्री जावड़ेकर ने कहा कि यह कानून किसानों के हित में है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, डीएमके और अन्य विपक्षी दल इस मुद्दे पर पाखंड कर रहे हैं क्योंकि जब वे सत्ता में थे तो उन्होंने अनुबंध पर खेती का कानून बनाया था। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जहां तक मुद्दा है, अभी 20 राज्यों ने ऑलरेडी कानून किया ही है, तो राज्यों ने कानून किया तो वो करेक्ट है। वो रद्द करने की मांग क्यों नहीं करते? फिर अगर केंद्र का कानून रद्द करना है तो राज्यों के भी रद्द करने पड़ेंगे। तो राज्यों के कानून चल रहे हैं और केंद्र का केवल रद्द करोगे, ऐसा तो नहीं होता ना।
और ये तो अमरिंदर सिंह ने पेप्सी कोला के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का उद्घाटन किया, तो तब ये व्यवस्था जब कानून भी नहीं था। अब तो किसान के हित में कानून भी बना है उसको संरक्षण देने वाला। श्री जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भी कृषि से संबंधित कानून लाने का उल्लेख किया था। उन्होंने कहा कि किसानों ने लागत के अलावा लाभकारी मूल्य दिए जाने की मांग की थी और सरकार उन्हें लागत से 50% अधिक कीमत दे रही है। पंजाब में मुख्यतः किसानों को लगा कि इससे एपीएमसी समाप्त होगी और एमएसपी की रेजिम समाप्त हुई। मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि देखो, इस साल कानून लागू होने के बाद भी एपीएमसी चली, आपने धान बेचा, आपको एमएसपी मिली, तो एपीएमसी भी जीवित है, एमएसपी भी जीवित है और व्यवस्था चालू रहेगी। आगे भी कानून में कहाँ लिखा है कि एपीएमसी को ताला लगाएंगे? नहीं लिखा है, क्योंकि एपीएमसी चालू रहेगी, लेकिन एपीएमसी के बाहर बेचने की भी सुविधा रहेगी, इतना ही उस कानून में कहा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में विपक्ष द्वारा कही गई बातों को भ्रामक और झूठा ठहराया है। इस बिल के पारित होने के बाद 336 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदारी 33 लाख किसानों से हो चुकी है। 60,000 करोड़ रुपया से ज्यादा इनके खाते में जा चुका है। 60% इनमें से सिर्फ और सिर्फ पंजाब के किसान हैं। इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? ये खरीदारी मंडियों में हुई। इसका मतलब विपक्ष ने जो भ्रम फैलाया कि मंडी बंद हो जाएगी, वो भी झूठ। विपक्ष ने जो भ्रम फैलाया एमएसपी का ऑपरेशन नहीं होगा, वो भी झूठ। विपक्ष का झूठ और सरकार की प्राथमिकता प्रमाणित हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारें लगातार किसानों के कल्याण के लिए काम कर रही हैं। उन्होंने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि वो कृषि कानूनों के बहाने माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इन कृषि कानूनों पर कुछ राजनीतिक दलों का रवैया उनके दोहरे मानदंडों को दर्शाता है। राज्य में आज भारत बंद का कोई खास प्रभाव नहीं दिखा। हालांकि पुलिस ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ स्थानों पर राजनीतिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। एक रिपोर्ट। राज्य में आज भी आम दिनों की तरह ही रोजमर्रा के सारे काम हो रहे हैं। दुकानें खुली हैं, बाजार खुले हैं, सड़कों पर आवागमन सुचारू रूप से हो रहा है और लोग आसानी से अपनी मंजिलों तक पहुंच रहे हैं। भारत बंद का पूरे प्रदेश में कहीं पर भी असर नजर नहीं आ रहा है। हालांकि किसान संगठनों और विपक्षी दलों ने कुछ स्थानों पर राष्ट्रीय राजमार्गों और सड़कों को जाम करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन पुलिस ने उनके प्रयासों को विफल कर दिया। प्रयागराज में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने सुबह ट्रेनों को भी रोकने की कोशिश की। पुलिस ने पहले से ही सारे जरूरी एहतियाती कदम उठा लिए थे। कुछ राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया, तो वहीं कुछ को कानून व्यवस्था को बरकरार रखने के मद्देनजर नजरबंद किया गया। पुलिस ने कई शहरों में फ्लैग मार्च भी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा है कि भारत बंद का आह्वान कर कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दल किसानों के बहाने अपनी मौजूदगी दर्शाना चाहते हैं। उन्होंने गांधीनगर में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि गुजरात विपक्ष समर्थित भारत बंद में शामिल नहीं होगा, क्योंकि किसान विपक्ष के साथ नहीं हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि गुजरात के कुछ एक क्षेत्रों को छोड़कर भारत बंद विफल रहा है। राज्य के शहरों में स्थिति रोजमर्रा की तरह है। अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में वाहनों की आवाजाही सामान्य है और व्यापारिक प्रतिष्ठान भी खुले हैं। बिहार में भी बंद का आम जीवन पर कोई असर नहीं है। रेल, सड़क और हवाई यातायात सामान्य है। कार्यालय, दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान खुले हैं। हमारे पटना संवाददाता ने खबर दी है कि एहतियात के तौर पर पटना विश्वविद्यालय सहित कई विश्वविद्यालयों में आज होने वाली परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। राज्य सरकार ने किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए हैं। महाराष्ट्र में एक किसान संगठन के सदस्यों ने बुल्धाना जिले में रेल रोको अभियान चलाया है। राज्य सड़क परिवहन की बसें निर्धारित रूप से चल रही हैं। किसान संगठनों के भारत बंद का असर आज मुंबई में बहुत ज्यादा नहीं देखा गया। लोकल ट्रेनें चल रही हैं, होटल, दुकान और व्यापारिक प्रतिष्ठान काम कर रहे हैं, लेकिन बंद के कारण नवी मुंबई, नासिक, धुले, पुणे और शोलापुर में अनाज मंडियां बंद हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बंद को समर्थन दे रहे सत्ताधारी दल शिवसेना का कहना है कि ये बंद राजनीति से प्रेरित नहीं है और लोगों को अपनी इच्छा से इसमें शामिल होना चाहिए।
राज्य के सभी हिस्सों में राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें निर्धारित समय पर चल रही है। मुंबई में बेस्ट बसों के साथ टैक्सी और ऑटो रिक्शा भी चल रहे हैं। दूध, सब्जियों और फलों जैसी आवश्यक वस्तुओं के परिवहन को इस बंद से बाहर रखा गया है। मुंबई पुलिस के पीआरओ डीसीपी एस चैतन्य द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार मुंबई में किसी भी अनुचित घटना को रोकने हेतु शहर में लगातार गश्त जारी है। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। अहमदनगर, अकोला, नंदुरबार, रायगढ़, सातारा, धुले, यवतमाल, उस्मानाबाद और बुल्डाना में इस बंद का मिला-जुला असर दिखाई दिया, जबकि भंडारा, रत्नागिरी और मुंबई में हालात सामान्य रहे। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। तेलंगाना में श्रमिक संगठनों ने हैदराबाद में कई स्थानों पर प्रदर्शन किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैंक कर्मचारी संघों ने अपने को बंद से अलग रखा है और बैंकिंग सेवाएं सामान्य रूप से जारी हैं। सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भी कामकाज आम दिनों की तरह चल रहा है। हमारे भोपाल संवाददाता ने बताया है कि मध्य प्रदेश में भी बंद का कोई असर नहीं है। राजधानी भोपाल में सभी बाजार और व्यापारिक प्रतिष्ठान खुले हुए हैं और रोजमर्रा का कामकाज सुचारू रूप से चल रहा है। व्यापारिक संगठनों और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने भी परिवहन व्यवस्था और अन्य व्यापारिक कार्य चलते रहने की बात कही है। प्रदेश के सभी हिस्सों में यातायात भी निर्बाध रूप से जारी है। व्यावसायिक राजधानी माने जाने वाले इंदौर के छावनी, सियागंज सहित सभी व्यापारिक केंद्रों में कामकाज रोजाना की तरह चल रहा है। उमरिया जिले में भारत बंद बेअसर है और बाजार पूर्व की तरह खुले हुए हैं। वहीं छिंदवाड़ा, मुरैना, सीहोर जिले में भी बंद का कोई असर नहीं देखा गया। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे राज्य में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। परितोष दीक्षित, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। हमारे पुद्दुचेरी संवाददाता ने बताया है कि आम जीवन पर बंद का कोई विशेष प्रभाव नहीं है। अखिल भारतीय श्रमिक संघ और अखिल भारतीय ट्रांसपोर्टर कल्याण संघ ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी सहित समूचे देश में बाजार आज खुले रहेंगे और यातायात सेवाएं जारी रहेंगी। इन संगठनों ने एक संयुक्त बयान में कहा है कि व्यापारी और ट्रांसपोर्टर भारत बंद में शामिल नहीं हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया है कि सिंधु, औचंडी, तियाव, मनियारी और मंगेश से लगी सीमाएं बंद रहेंगी। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 भी दोनों ओर से बंद कर दिया गया है। नोएडा लिंक रोड पर चिल्ला सीमा नोएडा से दिल्ली तक बंद कर दी गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर गाजियाबाद से दिल्ली तक गाजीपुर बॉर्डर यातायात के लिए बंद है। दिल्ली यातायात पुलिस ने यात्रियों को बाहरी रिंग रोड और जीटी करनाल रोड जाने से बचने की सलाह दी है। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के उस आरोप का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि पुलिस ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके घर में नजरबंद कर रखा है और किसी को भी उनके घर में जाने तथा बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। पुलिस ने कहा कि श्री केजरीवाल को कानून के दायरे में रहकर अपना काम करने की आजादी है। दिल्ली में सिचुएशन जो है सामान्य है और सारी जो मेन मार्केट्स हैं वो खुली हैं। लोगों का मूवमेंट नॉर्मल है। सड़कों पे यूजुअल ट्रैफिक है और सारी मेन रोड्स पे नॉर्मल ट्रैफिक अप्लाई कर रहा है। दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री की मूवमेंट्स पे रिस्ट्रिक्शन है। इस बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि ये क्लेम्स या बातें जो है एकदम बेबुनियाद हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है अपनी यूजुअल ऑफिशियल एंगेजमेंट्स और अदरवाइज उनको मीट कर रहे हैं, वो फ्रीली मूव कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कांग्रेस पर कृषि कानूनों को लेकर किसानों को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ये कानून स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों पर आधारित हैं और किसानों के हित में हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार किसानों के अधिकारों और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कभी कमजोर नहीं होने देगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने कहा है कि राज्य और केंद्र सरकार किसानों के हित के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगी। उन्होंने कहा कि किसान संगठनों के आज के बंद को राज्य में लोगों का समर्थन नहीं मिला है। राज्य के कृषि मंत्री बीसी पाटिल ने कहा कि नए कृषि कानूनों से किसानों को बिचौलियों से छुटकारा मिलेगा और उन्हें अपने उत्पादों को खुले बाजार में बेचने का पर्याप्त अवसर प्राप्त होगा। एयर इंडिया ने कहा है कि आज गड़बड़ी की आशंका के कारण हवाई अड्डे तक न पहुंच पाने वाले यात्रियों को उड़ान के लिए उपस्थित न होने का शुल्क माफ कर दिया जाएगा और किसी भी भारतीय हवाई अड्डे से कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को बुकिंग में एक बार बदलाव की अनुमति दी जाएगी। एयर इंडिया ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे हवाई अड्डे तक पहुंचने के लिए पर्याप्त समय लेकर चलें। केंद्र सरकार नए कृषि कानूनों को लेकर उत्पन्न गतिरोध को समाप्त करने के लिए कल नई दिल्ली में किसान संगठनों के साथ छठे दौर की वार्ता करेगी।
शनिवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ 5वें दौर की बातचीत में किसान संगठनों को आश्वासन दिया गया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रखा जाएगा और इसे खत्म करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को दूरसंचार उपकरणों के डिजाइन और उत्पादन का वैश्विक केंद्र बनाने का आह्वान किया। किसान संगठनों के भारत बंद के मद्देनजर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष की आलोचना को पाखंड बताते हुए कहा कि वो किसानों के बीच भ्रम फैला रहा है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा, भारत कोविड के टीके को विकसित करने में सबसे आगे है। देश में कोविड से ठीक होने वालों की दर 94.59% हुई और क्रिकेट में सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के साथ तीसरे और अंतिम T20 मैच में भारत का टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत कोविड टीके के विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। DST-CII भारत पुर्तगाल प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2020 को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश में लगभग 30 टीके विकास के विभिन्न चरणों में हैं। उन्होंने बताया कि इनमें से 2 टीकों का विकास अपने अंतिम चरण में है। ये टीके हैं ICMR भारत बायोटेक का कोवैक्सीन और भारतीय सीरम संस्थान का कोविशील्ड। भारत ने कोविड के खिलाफ अपनी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। सक्रिय कोरोना मामलों की संख्या में लगातार गिरावट के साथ आज देश में सक्रिय मामलों का प्रतिशत 4 से भी नीचे चला गया है। लगभग 3,83,000 सक्रिय मामलों के साथ ये प्रतिशत 3.96 हो गया है। एक महीने से अधिक समय तक संक्रमण की प्रतिदिन संख्या 50,000 से कम रह गई है। 91 लाख से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं, जो अब तक संक्रमित हुए लोगों का 94.59% है। पिछले 24 घंटों में 39,000 से अधिक लोग कोरोना से ठीक हुए। लगातार 11वें दिन नए संक्रमित मामलों की संख्या ठीक होने वालों की संख्या से कम रही। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस समय 15,000 से कम सक्रिय मामले हैं। कोविड से मरने वालों की दर 1.45% रह गई है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण से 385 लोगों की मृत्यु हुई। पिछले 24 घंटों में देश में 10,26,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। इसके साथ ही अब तक लगभग 14,88,00,000 कोविड नमूनों की जांच हो चुकी है। देश की जांच क्षमता प्रतिदिन 15 लाख हो गई है। बिहार में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर में और सुधार हुआ है और ये बढ़कर 97.31% हो गई है। ये राष्ट्रीय औसत से 2.86% अधिक है। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या भी लगातार कम हो रही है। इस समय विभिन्न अस्पतालों में 5,150 रोगियों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान 600 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं और 439 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में अब तक 2,33,117 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। त्रिपुरा में पिछले 24 घंटे के दौरान केवल 6 लोग संक्रमित पाए गए, जबकि 15 रोगी स्वस्थ हुए। कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या में कमी आ रही है। राज्य के स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार अब तक कुल संक्रमित 32,857 लोगों में से 32,102 ठीक हो चुके हैं। वर्तमान में संक्रमित मामलों की संख्या 399 है। राज्य में स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.65% हो गई है। मिजोरम में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 32 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 38 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,968 हो गई है। राज्य के चिकित्सा बुलेटिन में कहा गया है कि प्रदेश में स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.42% हो गई है। अब तक विभिन्न अस्पतालों और कोविड केंद्रों से 3,757 रोगियों को स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दे दी गई है। इस समय राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 205 रह गई है। तेलंगाना में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 682 नए मामले सामने आए। इससे राज्य में कुल मरीजों की संख्या 2,74,000 से अधिक हो गई है। राज्य में कल 55,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। इस दौरान 761 लोग ठीक भी हुए। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.65% हो गई है। राज्य में अब तक कुल 2,65,000 से अधिक लोग कोरोना मुक्त हो चुके हैं। इस बीच राज्य के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन में कहा गया है कि पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से 3 लोगों के दम तोड़ने से मरने वालों की संख्या 1,477 हो गई है। गुजरात में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 1,380 मामले सामने आए हैं। इस बीच राज्य में इससे स्वस्थ होने की दर बढ़कर 91.56% हो गई है। गुजरात में कोविड-19 संक्रमण के अब तक 2,20,168 मामले सामने आ चुके हैं।
जिसमें से 2,01,580 मरीज ठीक हो चुके हैं। कल 1,568 मरीजों के ठीक होने के साथ अस्पतालों से छुट्टी दी गई। राज्य में अब तक 83,10,000 से अधिक लोगों का कोविड-19 के लिए परीक्षण किया जा चुका है। संक्रमण के सबसे अधिक 306 नए मामले कल अहमदाबाद में दर्ज हुए, जबकि सूरत में 222 नए मामले सामने आए। राज्य में इस वक्त 14,493 सक्रिय मामले हैं, जिसमें से 81 मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा गया है। कल 14 मरीजों की मृत्यु के साथ राज्य में कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 4,095 हो गई है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग वर्ष की प्रमुख झलकियों की वार्षिक श्रृंखला ईयर एंडर 2020 प्रस्तुत कर रहा है। कोविड महामारी इस साल की सबसे बड़ी खबर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने इस महामारी से संघर्ष किया है। जब इस महामारी की दुनिया को अपनी गिरफ्त में लिया तो इसने न केवल चिकित्सा विज्ञान बल्कि समूची मानवता को चुनौती पेश की। वायरस के बारे में उपलब्ध सूचना के साथ एक तरफ विज्ञान रोगियों के उपचार में व्यस्त हो गया तो इंसानियत खुद अपनी देखरेख करने पर मजबूर हुई। इस तरह कोरोना योद्धा शब्द सामने आया। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। 1,58,96,093 ये भारत में कोरोना योद्धाओं की संख्या है जिन्होंने जान पर खेलकर महामारी के खिलाफ संघर्ष में 130 करोड़ भारतीयों की मदद की। डॉक्टरों के अलावा नर्स, वार्ड बॉय, लैब स्टाफ, एम्बुलेंस ड्राइवर और वे भी जिन्होंने मृतकों का अंतिम संस्कार किया। शुरुआती दौर में सामाजिक तिरस्कार की कुछ घटनाएं भी इन्हें मानवता की सेवा करने से न रोक सकी। नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों और होमगार्ड्स ने ये सुनिश्चित किया कि आइसोलेशन में रहने वाले लोगों को भोजन और दवाओं की कमी न हो। पुलिस ने जरूरतमंद लोगों की मदद कर अपना मानवीय चेहरा दिखाया। किराने की दुकान चलाने वालों ने अपने इलाकों में सेवाएं जारी रखी। महामारी की कहानी केवल इन तक सीमित नहीं है, यह उन स्कूल शिक्षकों की कहानी भी है जिन्होंने जोखिम उठाया और देश भर में गरीबों को राशन वितरित करने के लिए गांव-गांव गए। आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और पंचायतें भी जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहीं। ऐसे लाखों नेक लोग थे जिन्होंने अपने दम पर भूखों और जरूरतमंदों की मदद के लिए सड़कों पर निकलना मंजूर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में इन कोरोना योद्धाओं को धन्यवाद दिया। इस कोरोना के कालखंड में लक्षावधि कोरोना वॉरियर्स, चाहे डॉक्टर हो, नर्सिस हो, सफाई कर्मी हो, एम्बुलेंस चलाने वाले लोग हो, उन लोगों ने इतने लंबे समय तक जिस प्रकार से सेवा परमो धर्मः इस मंत्र को जी करके दिखाया है, ऐसे सभी कोरोना वॉरियर्स को मैं नमन करता हूं। नई दिल्ली के भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में वरिष्ठ नर्सिंग पर्यवेक्षक नीलिमा शरद शिंगड़े कहती हैं, ड्यूटी से घर लौटने पर वो अपने बच्चों को गले तक भी नहीं लगा सकती थी। जब हम अस्पताल से घर वापस आते थे तो हम अपने बच्चों को अपने गले से भी नहीं लगा पाते थे और अपने आप को हमें अलग कमरे में रखना पड़ता था ताकि वो इस बीमारी से बचे रह सके। और नेक्स्ट डे हम दोबारा अपने ड्यूटी के लिए चले जाते थे क्योंकि इस समय इस कोविड पैंडेमिक की ये डिमांड थी और इसी वजह से हमें ये सैक्रिफाइस करना पड़ा। ये इमोशंस जो है हमारे, उसका हमें सैक्रिफाइस करना पड़ा क्योंकि ये इस जो हमारा प्रोफेशन है इसकी ये डिमांड है। कोरोना एक साधारण वायरस नहीं है जो संक्रमित करता हो और फिर गायब हो जाता हो। इसने दुनिया को घुटनों पर ला दिया, मगर ये भी सच है कि इसने मानवता को भी एक साथ खड़ा कर दिया। नसीम नकवी, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम कदर है सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। देखते हैं हम सपने तो सिर्फ उड़ान भरने के, बाज की तरह ऊंचाइयों पर उड़ते हुए नजर चौकन्नी रखते हैं हम। सीमाओं की रक्षा हमारा लक्ष्य, हम है भारतीय वायुसेना, ऊंची उड़ानों के प्रतीक। भारतीय वायुसेना में भर्तियां 1 दिसंबर 2020 से प्रारंभ। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए careerindianairforce.cdac.in पर लॉगिन करें। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ सिडनी में खेले जा रहे तीसरे T20 क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक 14 ओवर में 2 विकेट पर 124 रन बना लिए थे। आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल FM रेनबो सहित कई मीटरों पर प्रसारित किया जा रहा है।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को दूरसंचार उपकरणों के डिजाइन और उत्पादन का वैश्विक केंद्र बनाने का आह्वान किया। किसान संगठनों के भारत बंद के मद्देनजर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष की आलोचना को पाखंड बताते हुए कहा कि वो किसानों के बीच में भ्रम फैला रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।